नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रायद्वीपीय है, अर्थात जल से घिरा हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में देश के हितों की रक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। ऐसे में इस रक्षा का निर्वहन करने के लिए विमान वाहक पोत की भी आवश्यकता होती है। भारत के पास विमान वाहक पोत तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन हाल ही में यह मुद्दा फिर से चर्चा में रहा क्योंकि भारत ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया और उस एलीट क्लब में शामिल हो गया जो विमान वाहक पोत का निर्माण करता है। तो आज हम इस सफर को लेकर आपके सामने आए हैं जब भारत के पास विमान वाहक पोत थे, लेकिन वो दूसरे देशों से प्राप्त किए गए थे। और पहला विमान वाहक पोत जो भारत ने प्राप्त किया उसका नाम था आईएनएस विक्रांत। और भारत ने जो पहला विमान वाहक पोत अभी निर्माण किया है जिसका, उसका भी नाम आईएनएस विक्रांत है। तो इस दोनों बातों में जो दुविधा है उस दुविधा को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों के नाम सिमिलर क्यों हैं। इस बात को समझेंगे और उस यात्रा को देखेंगे जब भारत आज इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल कर चुका है। विगत 2022 में, सितंबर 2022 में इस उपलब्धि को हासिल कर चुका है। तो आज का हमारा शीर्षक, आज का वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। विमान वाहक पोत निर्माताओं में शामिल भारत का सफर कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है इसको देखते हुए विक्रांत युग से हम अपनी शुरुआत करेंगे। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म इसको कहा जा रहा है। क्यों पुनर्जन्म कहा जा रहा है इसको भी समझेंगे। और अंत में अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी इसका जवाब देना। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस संदर्भ को आप देख सकते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्यक्षता हमसे आप जुड़ सकें। बात खबर की करते हैं। खबर है फर्स्ट पोस्ट की, हाउ इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ एन एलीट क्लब ऑफ नेशन बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो गया जो विमान वाहक पोतों का निर्माण करते हैं। इस एलीट क्लब में अब तक अमेरिका, यूके, इटली, फ्रांस, चीन और रूस पहले से काबिज थे। इसमें भारत भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद उस दहलीज पर पहुंच गया है जहां इन देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इसके वजह से यह खबर चर्चा में है और इसको आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। तो इस कहानी को समझने का हम प्रयास करते हैं। दरअसल शुरुआत करेंगे हम विक्रांत युग से। पहला जो हमने प्राप्त किया विमान वाहक पोत वो किसी अन्य देश से प्राप्त किया। तो इससे हम अपनी शुरुआत करेंगे और अब तक पहुंचेंगे और समझेंगे कि क्यों इसको इसका पुनर्जन्म कहा जाता है। तो दरअसल विक्रांत युग की अगर बात हम करें तो विक्रांत जो नाम पड़ा, विक्रांत एक संस्कृत शब्द से है जिससे यह लिया गया है। विक्रांत का मतलब ही होता है साहसी, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। वास्तव में यह भारतीय नौसेना का प्रथम वायुयान वाहक पोत था जिस पर वायुयान वगैरह को आप लेके जा सकते हैं। पोत मतलब पानी का जहाज। तो इस जहाज पर आप वायुयान लेके जा सकते हैं जिससे कि आप अपने जल क्षेत्र को सुरक्षित स्थिति में रख सकें। अब इसके इतिहास को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप देखेंगे जो HMS हरकुलिस है ये इसका नाम था। बेसिकली ये यूके का एक विमान वाहक पोत था और उस समय इसका नाम HMS हरकुलिस था। 22 सितंबर 1945 को यह यूके की सेना में कमीशन हुआ, उसमें शामिल हुआ। 1957 में हम देखेंगे तो भारत जो है ये यूके से इस विमान वाहक पोत को खरीदता है पहली बार। तो 1957 में भारत इसको क्रय करता है और 1961 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया जाता है क्योंकि खरीदने के बाद तुरंत ऐसी स्थिति नहीं थी, उसकी मरम्मत की गई, उस पर कुछ काम किया गया और उसको 1961 तक आते आते ऐसी स्थिति में बनाकर भारतीय नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें इस विमान वाहक पोत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश जिसको कहते हैं, वो उसकी स्वतंत्रता में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 10 दिनों तक विक्रांत से तकरीबन 300 से ज्यादा स्ट्राइक उड़ाने देखने को मिली। अर्थात समुद्र के क्षेत्र में इसने एक महती भूमिका निभाई। हालांकि उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि इसकी जो क्षमता है उस पर शक किया जा रहा था, लेकिन इसने बहुत बढ़िया काम किया। 31 जनवरी 1997 को इसको सेवानिवृत्ति मिली, ये रिटायर हो जाता है। तो एक विक्रांत युग जो है वो समाप्त होता है। रिटायर होने के बाद इसको मुंबई के नौसेना संग्रहालय में एक मनोरंजक जहाज के रूप में रखा जाता है। फिर यह भी बात चलती है कि इसको एक रेस्टोरेंट के रूप में परिणत किया जाए, बदला जाए, लेकिन कुछ गतिरोध आते हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। फाइनली 2014 में कई कानूनी प्रक्रियाएं भी चलती हैं। उसके बाद 2014 में ऐसा निर्णय लिया जाता है कि इसको
नीलाम कर दिया जाए और आईबी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए में इसको 71 वर्ष की सेवा देने के बाद इसकी नीलामी हो जाती है और यह स्क्रैप के रूप में अर्थात तोड़ दिया जाता है इस जहाज को और उसको उसकी जो भी मटेरियल है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो पहला विमान वाहक पोत था जो हमने यूके से प्राप्त किया था उसका अंत होता है। दूसरा आईएनएस विराट। अब देखिए विराट का नाम ही होता है विशालकाय, यह भी संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका पहले नाम ग्रैंड ओल्ड लेडी भी था, तो ध्यान रखेंगे इसको इस नाम से भी जानते थे। 1959 में जो रॉयल नेवी थी, रॉयल नेवी ब्रिटेन की थी, उसमें एचएमएस हर्मीज नाम था इसका, ये वहां पर था सेवा में और 1984 में ये वहां से सेवा मुक्त होता है, अर्थात ब्रिटेन की सेवा से मुक्त होता है, रॉयल जो नेवी थी उसकी सेवा से मुक्त होता है। तो 1984 में जब ये सेवा मुक्त होता है तो सेवा मुक्त होने के बाद 87 में भारत इसको खरीद लेता है और भारत इसको उसके लिए बड़ी राशि अदा करता है, खरीद लेता है। फिर 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया जाता है। किस श्रेणी के अंतर्गत? तो पारंपरिक सेंटूर श्रेणी के विमान वाहक पोत के अंतर्गत। इसकी लंबाई चौड़ाई पर अगर नजर डालें तो 227 मीटर लंबा है, 49 मीटर चौड़ा है और इसका पूर्ण भार विस्थापन 28,700 टन है, मतलब इतने भार को लेके ये चल सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो 1989 में भारत श्रीलंका संघर्ष के दौरान जब ऑपरेशन जुपिटर हुआ तो उसमें इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई अन्य ऑपरेशंस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे ऑपरेशन आप देख सकते हैं आईएनएस विराट ने 1999 के ऑपरेशन विजय में, जो कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उसमें ऑपरेशन विजय जो था उसमें भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन पराक्रम जब संसद भवन पर हमला हो गया 2002 में तो उसमें भी इसकी महती भूमिका थी। फिर अंतरराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास कई ऐसे रहे, जैसे मालाबार अभ्यास है, मालाबार में भी इसने शिरकत की। वरुण अभ्यास है, वरुण जो फ्रांस के साथ होता है, मालाबार अमेरिका के साथ होता है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नसीम अल बहर, आप कमेंट करके बताएं किस देश के साथ ये अभ्यास होता है, इसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा फिर से ये सेवा मुक्त होता है 30 वर्ष की सेवा देने के उपरांत। इसके अलावा अगर आप देखें तो 22,622 से अधिक घंटों की उड़ान इसके मार्फत उड़ी गई, मतलब इस पर रह के जो उड़ान भरी गई जिन वायुयानों के द्वारा, उन उड़ानों के अगर पूरे समय की गणना की जाए तो 22,622 से अधिक घंटे होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इसने कितनी दूरी तय की, तो 5,88,287 समुद्री मील की दूरी इसने तय की, 27 बार दुनिया का चक्कर लगाया, ये इतनी दूरी थी। इसके अलावा इस पे 22 कैप्टनों ने अपनी सेवा दी और 2020 में इसे गुजरात के अलंग में गुजरात का वो क्षेत्र है जहां पर जब इन जहाजों को रिटायर किया जाता है तो इसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया। ये आप देख सकते हैं आईएनएस विराट की छवि है, इस छवि में आईएनएस विराट को दर्शाया गया है। इसको गुजरात के अलंग में अंत में तोड़ने का और रिटायर करने का आदेश दे दिया गया। अगला है आईएनएस विक्रमादित्य। इसको शुरुआत में बाकू नाम से जाना जाता था और 1987 में एडमिरल गोर्शकोव के नाम से इसको रूस के नौवहन नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया था। और जब विघटन हो गया रूस का तो इसके रख रखाव में काफी बजट ज्यादा आ रहा था, तो उतना खर्च वहन करने में ये सक्षम नहीं थे। इस लिहाज से 1996 के बाद देखेंगे कि ये निष्क्रिय हो गया काफी बड़े बजट के कारण। और 20 जनवरी 2004 को भारत इस दशा में पहले से ही प्रयास कर रहा था, भारत अपनी नौवहन क्षमता को बढ़ाना चाहता था, तो भारत चाहता था कि उसको ये मिल जाए। तो दोनों देशों के बीच, भारत और रूस के बीच 20 जनवरी 2004 को एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत भारत को ये आईएनएस गोर्शकोव जो था, एडमिरल गोर्शकोव जो था, वो प्राप्त हो जाता है और आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में यही एडमिरल गोर्शकोव फिर भारत की नौसेना में सम्मिलित होता है, उसका अंग बनता है। कब बनता है? तो 16 नवंबर 2013 को इस पोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाता है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 45,000 टन है विस्थापन के साथ, 30 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर ये ले सकता है अपने साथ और 1600 से अधिक कर्मी इसमें होते हैं, रह सकते हैं। साथ ही इस पे एक एटीएम भी स्थापित किया था एसबीआई बैंक का, जो सैटेलाइट से संचालित होता था। तो आईएनएस विक्रमादित्य काफी दिन तक सेवा में रहा। 2016 में क्या हुआ कि इसमें एक दुर्घटना हुई। कारावार नौसैनिक अड्डे के समय मरम्मत के दौरान इसका जो एसटीपी था, इसका सीवर ट्रीटमेंट प्लान था, उसमें से जहरीली गैस का रिसाव होता है और उसमें 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसी समय यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त भी ये हो गया था और इसमें ये दुर्घटना भी हुई, तो कुल मिला के इसको वहां से फिर से रिटायर किया गया। इसके बाद आईएनएस विक्रांत का जो पुनर्जन्म की बात की जा रही है वो क्यों की जा रही है? दरअसल भारत ने अपना पहला विमान वाहक पोत जो प्राप्त किया था
उसके बाद आईएनएस विक्रांत की बात, पुनर्जन्म की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसमें भारत की जो गौरवशाली उपलब्धि थी, उस उपलब्धि को याद करते हुए इसको वही नाम दिया गया है उन जो वीर शहीद हैं उस गौरव की याद में और उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में। साथ ही इसको पूर्ण रूप से भारत के द्वारा ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही यह निर्मित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और इसका जब जलावतरण हुआ था सितंबर 2022 में, तो यह कहा गया था कि सिर्फ ये एक विमान वाहक पोत का जलावतरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जी का यह कथन था कि ये कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही अगर कोई यह पूछेगा कि लक्ष्य दूर है, यात्राएं लंबी हैं, महासागर और चुनौतियां अगर अनंत हैं, तो भारत का सिर्फ एक उत्तर होगा और वो होगा आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत को पुनर्जन्म के रूप में, उस गौरवशाली स्मृति के रूप में याद किया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है, एक इसकी विशेषता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। विशिष्ट देशों के समूह में भारत शामिल हो गया, अर्थात उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास खुद इसको डिजाइन करने, निर्माण करने की क्षमता है। और इस एलिट क्लब में आपको पहले बताया जा चुका है कि अमेरिका, यूके, इटली, फ्रांस, चीन, रूस पहले से सम्मिलित हैं। विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण में भारत भी अब सक्षम हो चुका है, इसीलिए इसको हम इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 262 मीटर है, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसका पूर्ण भार विस्थापन की अगर बात करें तो 43,000 टन है। इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, उसके द्वारा यह चलता है। इसकी गति की, अधिकतम गति की अगर बात करें तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको 32 मील प्रति घंटे के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें क्या है तो 30 विमानों को संचालित करने की क्षमता है, जिसमें स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर लगे हैं, साथ ही हल्के लड़ाकू विमान है। इसमें MiG-29 के लड़ाकू जेट लगे हैं, कमो 31 है, MH-60 है और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सैन्य जो कुशलता है उससे पूर्ण रूप से सुसज्जित है ये विमान और इसकी क्षमता भी काफी बेहतर है। अंत में आप इसकी छवि देख लीजिए। इसकी छवि के साथ हम चलते हैं अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। 2 कथन आपको दिए जा रहे हैं, इसमें कौन से सही हैं ये जवाब आपको देना है। भारत द्वारा खरीदा गया पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत था, पहला कथन है। दूसरा कथन है भारत ने इसे रूस से क्रय किया था। इस कथन में कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको बताना है। केवल एक, केवल 2, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।